नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन परमाणु की संरचना में जाने से पहले परमाणु क्या है वहां तक पहुंचना जरूरी है। सबसे पहली बात है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो दो पदार्थों से बना हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्जा और पदार्थ, ऊर्जा और मैटर, सब्सटेंस कह सकते हैं, मैटर सब्सटेंस या पदार्थ कह सकते हैं। और इसी पदार्थ को हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। हाँ, ऊर्जा के साथ संबंध वाला भी बात पढ़ते हैं, लेकिन हम मूल रूप से पदार्थ को पढ़ते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, नमक हो गया, शक्कर हो गया, या ये कपड़े किससे बने होते हैं, ये सारी चीज़ें पदार्थों से ही बने होते हैं। हमारा शरीर भी इसी से बना हुआ है। यानी जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हम कहेंगे पदार्थ। अब यहां पर बात हुई मैटर या पदार्थ के बारे में बात करते हैं। यहां से शुरुआत करते हैं अपनी। मैटर यानी पदार्थ। अब ये पदार्थ जो है वो मूल रूप से तीन प्रकार के होंगे। पहला, तत्व यानी एलिमेंट, तत्व। दूसरा, कंपाउंड यानी यौगिक। और तीसरा, मिश्रण, मिक्सचर। ये तीन प्रकार के पदार्थ हुए। अब ये सभी चीजों को समझें। तत्व, ये क्या चीज है? ये है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध, और ये अति शुद्ध है। यानी हम कह सकते हैं, भाई हम इसको एक नाम दें, इसको अगर समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं जिनमें समान परमाणुएं होती हैं, समान एटम होता है, समान परमाणुएं होती हैं। यस, जिनमें समान परमाणुएं होती हैं उनको हम कहेंगे एटम्स, तत्व कहेंगे। अब दूसरी बात होगी, अब यहां पर समान परमाणुएं नहीं होंगी, यहां पर परमाणुएं अलग अलग तरह के परमाणुएं होती हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। तो कह सकते हैं दो या अधिक तत्वों के परमाणु, तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। अब यहां पे तत्व या परमाणु की बात, परमाणु समान प्रकार के परमाणु में होती हैं। यहां पर आप समझना, जैसे उदाहरण में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि। ये हुए हमारे तत्व, जो कि आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में दिखाई देते हैं। अब सवाल आता है कि कंपाउंड को कैसे प्रश्न करेंगे। ये उदाहरण हुआ उसका, कुछ एग्जाम्पल्स हुए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। NaCl, देखो इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों हैं एक साथ। मीथेन CH4, अल्कोहल C2H5OH, कॉपर सल्फेट CuSO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HCl आदि, जिनमें दो या अधिक प्रकार के तत्व होते हैं जिनके एक निश्चित फॉर्मूला बनते हैं। लेकिन यहां पर हम कहेंगे मिक्सचर क्या है, मिश्रण क्या है, तो वो दो या दो से अधिक तत्व भी हो सकते हैं,
दो या दो से अधिक कंपाउंड यानी यौगिक भी हो सकते हैं, इनके मिश्रण या यौगिक और तत्व दोनों के मिश्रण हो सकते हैं। तो इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, तो कहेंगे अनिश्चित अनुपात में तत्वों या यौगिकों या दोनों का मिश्रण, या यूं कह सकते दोनों की उपस्थिति होने पर मिश्रण कहलाता है। तो हमें एक बात समझ में आया, पदार्थ जो है ये तीन रूपों में हमें दिखाई देता है प्रकृति में, और इन्हीं में हम मिश्रण की बात करें तो प्रकृति मिश्रण के रूप में दिखाई देती है, यौगिक के रूप में शुद्ध रूप में कहीं में नहीं दिखाई देता, तत्व भी शुद्ध रूप में कहीं पे एकदम शुद्धता रूप में नहीं दिखाई देती, मिश्रण के रूप में दिखाई देती। इन्हीं मिश्रण में से हम इन पदार्थों को अलग करते हैं, किस रूप में? यौगिकों के रूप में या फिर तत्वों के रूप में, यानी कंपाउंड के फॉर्म में या एलिमेंट के फॉर्म में। अब इनको हम शुद्धतम रूप में ले जा रहे हैं, इनसे शुद्ध हुआ ये प्राप्त होंगे, या यही इसके अलग अलग पदार्थ प्राप्त होंगे, या इसके अलग अलग एलिमेंट्स प्राप्त होंगे। तो जो ये एलिमेंट्स है, मतलब आप समझेंगे ये उपस्थित है इनमें, ये दोनों उपस्थित हो सकते हैं इनमें, लेकिन ये अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ में, हाइड्रोजन गैस कहता हूं तो वो शुद्ध एलिमेंट है, यस, शुद्ध तत्व है। ऑक्सीजन बोलता हूं तो शुद्ध एलिमेंट है या शुद्ध तत्व है, लेकिन मैं सोडियम क्लोराइड कह रहा हूं तो शुद्ध तत्व नहीं है वो जबकि दो तत्वों का एक निश्चित अनुपात में बना हुआ पदार्थ है, जिनका एक फॉर्मूला है, उनको हम कहेंगे कंपाउंड। वो अपने आप में यौगिक, अपने सोडियम क्लोराइड अपने आप में शुद्ध है, परंतु अगर तत्वों के रूप में देखा जाए तो वो शुद्ध तत्व नहीं है। अब इस बात को समझ गए। अब हम ये वाला जब समझेंगे तो फिर हम बात करते हैं। तो यहां पर क्या है, समान परमाणुओं से बने होते हैं, तो इनके परमाणुओं को अलग अलग हम एक बार समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना को समझने के लिए जरूरी है फंडामेंटल पार्टिकल्स को समझना। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है भाई, यहीं पे बात करते हैं। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कह रहे हैं या स्ट्रक्चर ऑफ एटम कह रहे हैं, तो परमाणु की संरचना इसका मतलब हुआ। अब जितने भी तत्व हमारे पास अवेलेबल है, उन सभी तत्वों में कुछ खास बात होती हैं, इनके बारे में बात करते हैं। पहली बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। सभी तत्व बने होते हैं किससे? परमाणुओं से बने होते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु लिथियम के परमाणु से अलग होते हैं, लिथियम का परमाणु सोडियम के परमाणु से अलग होते हैं, यानी एक तत्व का परमाणु दूसरे परमाणु से अलग हैं। द्रव्यमान की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से कई मामलों में वो अलग होते हैं। तब हम बात करें, हम एक एक तत्वों के बारे में बात कर सकते हैं जब उनकी संरचना के बारे में कुछ फंडामेंटल बातों को समझें। तो सबसे पहली बात है फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात आती है तो इसको कहते हैं मूलभूत कण। ये मूलभूत कण यानी हर एक तत्व के परमाणु, सभी परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु हो, वो 3 कणों से बना होता है। सभी परमाणुएं, प्रकृति में जितने भी कण हैं, अब यूं कह सकते हैं पदार्थों को हम अगर छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो जो सबसे छोटा कण मिलेगा वो होता है परमाणु। समान प्रकार के परमाणुओं को एक साथ रख दें तो किसी एक प्रकार के तत्व निर्धारित हो जाती है, लेकिन अगर हम उन परमाणुओं को और भी तोड़ के देखें कि क्या ये भी किसी चीज से बना हुआ है,
तो पता चलता है ये 3 चीज़ों से बना होता है। मूलभूत कण 3 पदार्थ 3 चीज़ों से बना होता है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, अब इसको हम दर्शाते कैसे हैं जरा देखें। संकेत, इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं स्मॉल ई से, प्रोटॉन को दर्शाते हैं स्मॉल पी से, और इनको दर्शाते हैं स्मॉल एन से। अब इनके बारे में एक जानकारी रखें, इसमें चार्ज क्या होगा, यानी इसमें विद्युत क्या होगा, आवेश क्या होगा। इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है माइनस, प्रोटॉन में आवेश होता है प्लस, और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। न्यूट्रल से बना हुआ है, वो कण जिसमें कोई चार्ज नहीं है यानी न्यूट्रल है, उसे हम न्यूट्रॉन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन हम इसको दर्शा सकते हैं ई माइनस से, प्रोटॉन को इसीलिए दर्शाते हैं पी प्लस से, और न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं ई जीरो से, एन जीरो से या एन नॉट से। ये इसका संकेत है। तो इसका यह मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन ऐसा कण जो माइनस चार्ज में होता है, प्रोटॉन ऐसा कण जो प्लस चार्ज में होता है। जितने मात्रा में आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतनी मात्रा में आवेश प्रोटॉन पर होता है, लेकिन दोनों का आवेश जो होता है, दोनों का चार्ज होता है अपोजिट होता है। यानी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन एक दूसरे के नजदीक आ जाए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी बराबर हो, शून्य हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो किसी भी परमाणु में कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जितना आवेश की मात्रा रख रहा है निगेटिव में, उतनी ही मात्रा एक प्रोटॉन आवेश का रखता है, चार्ज का रखता है, वो भी पॉजिटिव में। तो दोनों आपस में आते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अब बात करते हैं, हमने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में अगर इतनी जानकारी है तो हम किसी भी परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन हैं, हम ये जान सकते हैं। तो इनके लिए कुछ बातों को हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा, जरा ध्यान देंगे। कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। एलिमेंट्स, चलिए, पहला हाइड्रोजन। ये क्या चीज है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन 1 दूसरा लिथियम, इनको याद रखिएगा, Li3 7, और तीसरा है सोडियम, Na1123। अब यहां पर हमें क्या पता चल रहा है, जरा ध्यान देना। जो ये नीचे नंबर लिखा गया है ना, वो Z है, और ऊपर जो नंबर लिखा गया है वो A है। यहां पर भी वही है, ये Z है और ये A है। अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर A और Z क्या होता है? तो मैं यहां पर बता दूं, A है एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, यानी परमाणु द्रव्यमान। और Z जो है वो है एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक। अब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आप समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं ऑक्सीजन 816, तो आप बता सकेंगे कि कौन सा एटॉमिक नंबर है और कौन सा एटॉमिक वेट है। बिल्कुल बता सकेंगे ना? बोलो, एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक वेट 16। तो 16 जो बड़ा है वो द्रव्यमान है, छोटा है वो नंबर है।
अब इतना जानना ज़रूरी है कि ये क्या बताता है, तो मैं आपको यहां पे बता दूं। एटॉमिक वेट दो चीज़ों को बताता है। ये बताता है प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों का योगफल परमाणु द्रव्यमान है, यानी कि यहां पर जो द्रव्यमान दिखाई दे रही है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शा रहा है। यहां पर भी दिखा रहा है 7 दिखा रहा है, मतलब इसमें कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन होंगे। अभी कितने होंगे कैसे पता चलेगा, जरा मैं बताता हूं। ये एटॉमिक नंबर जो बताता है ओनली प्रोटॉन की संख्या को बताता है। एटॉमिक नंबर ओनली प्रोटॉन की संख्या बताता है, या प्रोटॉन की जगह आप इलेक्ट्रॉन की संख्या भी याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी दर्शाता है। चलिए, प्रोटॉन की संख्या को दर्शाने के लिए मैं कैपिटल P का उपयोग करूंगा, और न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाने के लिए कैपिटल N का, इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाने के लिए E का प्रयोग करूंगा। तो इससे क्या पता चला, जरा देखें। इससे पता चला, अर्थात हमें पता चलता है, जरा देखें। एक तो पता चलता है कि भाई Z जो है वो दिखा रहा है प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या को। A जो है वो दिखा रहा है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, P + N को दर्शा रहा है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को। तब हम क्या समझ सकते हैं, अगर मुझे न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो मैं क्या करूंगा। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, बोलो। न्यूट्रॉन की संख्या A - P हो जाएगा, ये P इस तरफ आएगा तो A - P, यानी कि परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को मैं इसको या ये भी लिख सकता हूं N = A - Z, क्योंकि Z जो है P के बराबर है। यस, P के बराबर है। यस, तो आपने क्या समझा, तो यहां A के लिए हम यहां पर P के स्थान पर Z लिख सकते हैं। P के स्थान पर कहां पे बेटा, ये वाला, ये P के स्थान पर Z लिख सकते हैं, P के स्थान पर Z लिख सकते हैं। तो ये हुआ न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करें या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब मैं सबके लिए बता रहा हूं। अब यहां पर मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे बताओ जरा। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन है किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या या Z के बराबर। तो Z कितना है, 1 है। यहां प्रोटॉन कितना निकालेंगे, प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर, प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर, कहां पे, ये देखो Z के बराबर। तो ये प्रोटॉन Z कौन सा, ये है 1, यानी कि परमाणु क्रमांक के बराबर। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, A - P या A - Z, A - Z, तो 1 - 1 = 0। इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, जबकि इसमें कितना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है, कैसे पता चलेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है Z के बराबर, यानी कि 3, प्रोटॉन कितना है, 3। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती, मैंने यहां पर भी लिखा है। छोटी छोटी बातें हैं, पहले प्राइमरी या मिडिल क्लास का ही छोटा सा मैथ्स है जिसको आपको समझना है। ठीक, चलिए। और न्यूट्रॉन कितना है, 7, A - Z, यानी कि 7 - 3 यानी कि 4। तो किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये ध्यान रखो। चलो यहां पर बात करते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है Z के बराबर 11 और प्रोटॉन है 11, और जबकि न्यूट्रॉन होगा 23 - 11 यानी कि 12। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट में जो 2 नंबर है हमें याद रखना पड़ेगा, और इसी के बेस पर हमारी पढ़ाई होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं छोटा सा और कंपैरिजन करता हूं। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, जबकि इसके तुलना में प्रोटॉन बहुत बड़ा होता है।
याद रखें साइज में, और इसी के लगभग प्रोटॉन के लगभग बराबर साइज में होता है न्यूट्रॉन। यस, तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साइज को अपन थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए मैंने ये फिगर बनाया है, ये चित्र बनाया है, बाकी आपको समझना है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब परमाणु की संरचना के बारे में बात करते हैं कि वो कैसा होगा, थोड़ा सा समझेंगे। तीनों फंडामेंटल पार्टिकल से ये प्रकृति के सभी तत्व बने होते हैं, यानी कह रहा है कि प्रकृति के जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बने होते हैं। तब हम इस आधार पर किसी भी तत्व का परमाणु संरचना के बारे में बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो परमाणु में एक ऐसा स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पर एक तरफ एक साथ गुथे हुए हैं, मोतीचूर के लड्डू के समान, इस तरह से, और उसके चारों ओर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। यही है, और ये कैसे घूमेंगे, कहां पे घूमेंगे, यही पूरी नॉलेज आगे जा कर के आपको मिलेगी। आगे की मैं बेसिक क्लास में ही दूंगा और एडवांस क्लास में भी बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये समझ सकते हैं कि परमाणु में दो भाग होते हैं। एक भाग जो ये अंदर दिखाई दे रही है, इसको न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं, या नाभिक कहते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वातावरण कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कहलाता है। ये सभी ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब समझ में आ गया होगा। यहां पर हमने दिखाया क्या है, दिखा देते हैं आपको। ये हुआ प्रोटॉन, ये हुआ न्यूट्रॉन और ये हुआ इलेक्ट्रॉन। तो हम तीनों चीज़ों को यहां पर दर्शा रहे हैं। हाँ, अब आपके दिमाग में होगा सर हमने ऐसा ज़रूर पढ़ा है कि सोडियम Na परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। हमने पढ़ा है कि इसमें 11 प्रोटॉन और 1 मिनट में लिख देता हूं, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, एक नाभिक। ये कोई झिल्ली या पैकेट नहीं होती, बंद नहीं होता है। ये आपस में ही मोतीचूर, जैसे मोतीचूर का लड्डू होता है, मोतीचूर के लड्डू के ऊपर ऐसे पैकिंग नहीं रहती, उसके ऊपर कोई कवच नहीं लगा रहता है, उसके ऊपर कोई छिलका नहीं होता है। बिल्कुल इसमें इस प्रकार से कोई छिलके नहीं होते हैं। अब चलें, इसके बाद कई हमने इस तरह से सोचा है कि भाई पढ़ाई करते समय ये भी जाना है हमने कि इसमें कई ऐसे ऊर्जा स्तर होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, यानी कि एनर्जी लेवल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें 3 एनर्जी लेवल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहा है। पहला एनर्जी लेवल को 1, फिर 2 और 3 नंबर देते हैं, या फिर K L M N O P क्यों कहते हैं। इस तरह से उनके हम डिटेल में हम जाके पढ़ेंगे। हम आज समझ गए कि ये एनर्जी लेवल, ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियस है, नाभिक है, और ये उसका एनर्जी लेवल है, या कक्ष है, या कोश है, या ऑर्बिट है। ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं, है ना, शेल भी कहते हैं, कक्ष भी कहते हैं, कोश भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। इन सारे नामों के बारे में हम आपको आगे जाके बताने वाले हैं। अब आपको कुछ बातें और कहना चाहेंगे। परमाणु की संरचना के बारे में बात होगी, एलिमेंट्स के बारे में हमने इतना ही जाना है। परमाणु समान, क्या लिखा है, समान परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। यानी परमाणु में समान प्रकार के परमाणु एक साथ हो, जैसे हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर आपने, जैसे यहाँ पर मैंने सोडियम का बताया, तो यही स्ट्रक्चर वाला जो तत्व, जो भी परमाणुएं होंगी, उसके समूह जो बनेगा वो एक बड़ी स्ट्रक्चर बनेगा, और वो क्या कहलाएगा, सोडियम धातु कहलाएगा। तो सोडियम धातु के इकाई क्या होगा, सोडियम की परमाणुएं होंगी, और सोडियम के परमाणु बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया है। अब आपके पास एक बात आता है
कि हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में हमने जाना है, लेकिन अब इसके बाद हमें जानना चाहिए वो है कि मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान के बारे में जानना चाहिए, जिसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले कुछ बातों को याद रखना बेटा, कुछ तत्वों को इस तरह से याद करिएगा, याद करना है अभी से, डेली याद करते जाएंगे तो हो जाएगा। अभी एक ही बार में मैं एक लाइन याद करा देता हूं तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे पहले लाइन में मैंने आपको बताया हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन को याद करते समय कैसे याद करेंगे? हाइड्रोजन 1 1, कार्बन 6 12, ऐसे करके याद करना। तो हाइड्रोजन 1 1, कार्बन 6 12 या 6 12 भी बोल सकते हो। तो हाइड्रोजन 1 1, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, सल्फर 16 32 और कैल्शियम 20 40। अब मैं आपको यहां से इस चीज को मैं हटा देता हूं। अब आप बोल सकते हैं क्या? इसको सोचिए। हमने हाइड्रोजन याद किया, हाइड्रोजन 1 1, कार्बन 6 12, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी ले सकते हो, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, फ्लोरीन, अब फ्लोरीन तो मैंने यहां पर दिया ही नहीं है, सोडियम 11 23। अब जो जो एलिमेंट्स मैंने यहां पर दिया था उनको याद करिए। सल्फर, कैल्शियम दिया था, तो सल्फर 16 32 और कैल्शियम 20 40। अब इस तरह से एक लाइन हम याद कर लेते हैं। अगर ऐसा याद हो गया, उसके बाद हम अगले लाइन के लिए बढ़ते हैं। तो आज एक दिन में 2-3 लाइनें याद हो जाएगा। दूसरे मैंने बताया है एल्यूमिनियम 13, क्या बोलते हैं यहां पर, फ्लोरीन 9 19। अब यहां पर ऊपर वाले में ऐसा लग रहा होगा कि नीचे वाले से ऊपर वाला जस्ट डबल होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक से परमाणु भार डबल होता है, लेकिन नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे फ्लोरीन में यहां पर डबल से एक ज्यादा है, यहां पर भी डबल से एक ज्यादा है, यहां पर भी डबल से एक ज्यादा है, और यहां पर डबल से 1.5 ज्यादा है। तो फ्लोरीन 9 19, एल्यूमिनियम 13 27, फास्फोरस 15 31 और क्लोरीन 17 35.5। अगला लाइन फिर याद कर सकते हैं। तो मैं कुछ एलिमेंट्स का बता रहा हूं, जिन एलिमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। यही तैयारी आपके दिमाग में हो जाए तो फिर भैया आगे समझना आसान हो जाएगा, पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको आणविक द्रव्यमान याद करना सिखाने वाला हूं। तो क्रोमियम 24 52, आयरन 26 56, कॉपर 29 63.5, सिल्वर, ये सिल्वर है, Ag सिल्वर का है, सिल्वर 47 108। फिर है हमारे पास लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, सोडियम 11 23, पोटेशियम 9 39 और जिंक है 30 65.4। इसके बाद आयोडीन 53 127, गोल्ड, ये गोल्ड का है ना, गोल्ड 79 197 इत्यादि, एक्सेट्रा इत्यादि, कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से आप इतने ही तत्वों का पहले याद कर लीजिए और ये पूरी कोशिश करिए याद करने का। अब मैं आणविक द्रव्यमान निकालना सिखाता हूं, मॉलिक्यूलर वेट। इसको कैपिटल M से दर्शाएंगे, आणविक द्रव्यमान कहेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आणविक द्रव्यमान होता है सिग्मा ए। मैं इसको वाक्यों में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? आणविक द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमानों यानी एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमानों का योगफल, जोड़ना। अब इसको कैसे कह सकते हैं? एक एग्जाम्पल पे ध्यान दें। यहां पर CO2 का आणविक द्रव्यमान, इसको इतना बड़ा नहीं लिखना, एकदम सिंपल लिखने का तरीका है। M of CO2 एकदम सिंपल तरीके से लिख सकते हो, इतना लंबा नहीं लिखोगे तो ये भी लिख सकते हो। कितना होगा? तब क्या करने के लिए बोला मैंने? इनके परमाणु द्रव्यमानों का योगफल। परमाणु कौन सा है? एटम कौन सा है? कार्बन। एटम कौन सा? ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में पता है, कार्बन
6 12 और ऑक्सीजन 8 16, ये और ये। तो कार्बन, इसमें कितने कार्बन, एक तो हुआ 12, एक का 12, और 2 ऑक्सीजन है तो क्या होगा 16 गुणा 2, 2 ऑक्सीजन गुणा 2, अब क्या हुआ 12 धन 32 यानी कि 44। इसका इकाई है AMU या हम लिख सकते हैं 44 U, इसका यूनिट है। इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। यानी आणविक द्रव्यमान कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में दिया ही जाएगा किसी भी हर एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान। इतने तत्व आपके लिए 11th के लिए, 12th के लिए, नीट के लिए ही काफ़ी है। इतना आपको एकदम दिमाग बैठा लेना। परमाणु द्रव्यमानों को याद करना ही पड़ता है, लेकिन परमाणु क्रमांक को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए मैं आपको आगे जाके ट्रिक बताऊंगा। अब ये तो सीख गए, तो एक एग्जाम्पल और देता हूं। चलिए, आपको कैलकुलेट करना है दूसरा एग्जाम्पल, M of H2O। इसका क्या मतलब हुआ, जल का आणविक द्रव्यमान, जल का M आणविक द्रव्यमान है, ऐसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान वैसा ही है। तो यहां पर होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए आपने याद किया हाइड्रोजन 1 1 ये वाला, और ऑक्सीजन 8 16, ये तो है ही। तो क्या होगा, हाइड्रोजन का हो गया 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है, प्लस जोड़ना है ऑक्सीजन का 16, तो कितना हुआ 2 धन 16 बराबर 18 AMU। किसी का भी निकाल सकते हो। मैं अगर कहता हूँ C2H5OH का कलर, तो क्या होगा, तो आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो क्या लिखूंगा मैं, देखो कार्बन, कार्बन के बारे में पता है, कार्बन कितना है 2, तो कार्बन का होता है 12, 12 गुणा 2 धन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, हाइड्रोजन हमारे पास है 6, 5 और 1 6, तो मैं लिखेंगे 1 इंटू 6, प्लस ऑक्सीजन है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, अब 1 है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया कितना 24 धन 6 धन 16। अब कितना हुआ, ये हुआ 20 30 40 46 46 AMU। किसी भी यौगिक का आप आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आप बना के देखिएगा। H2SO4 इनका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करिए, C6H12O6, COOH का 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, HCOOH, CH3COOH, KMNO4, K2CR2O7, AuCl3, C2H5, CHO, NH3, PCl5, SF6। इन सब का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करिए। अब मैं बात करता हूं यहां पे कि बच्चों, अगर आपको इतनी ही आसानी से केमिस्ट्री अगर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर क्या कहना। बस एक ही बात बोलूंगा, एनसीईआरटी की बुक आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और क्योंकि जब तक आप उसको प्रिपेयर नहीं करेंगे, जब तक तैयार नहीं करेंगे, तब तक बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो एनसीईआरटी की बुक तो आप एक रख लीजिए। दूसरा काम कर लीजिए कि जो भी आपको सिखाया या पढ़ाया जाएगा उसके लिए नोट्स बनाना होगा, तो एक कॉपी आपके पास 400 पेज की रजिस्टर कॉपी, बड़ी वाली मोटी वाली, वो ज़रूर होना चाहिए। जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी नोट्स दिया जाएगा, उसको पूरी तरह से कॉपी ना करते हुए, पुस्तक पढ़ते हुए और हमारे द्वारा बताए गए गाइडलाइन का उपयोग करते हुए या गाइडेंस का उपयोग करते हुए आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी आएगा और आपके नॉलेज भी बढ़ेंगे और आगे जाके पढ़ाई में आप सक्सेस भी होंगे, यानी आपकी एजुकेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। तो बच्चों, जिन बच्चों को मेरे साथ जुड़ना है उनके लिए मैंने ऐप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, व्हाट्सएप सबका लिंक दे दिया है, और जिन बच्चों को मेरे साथ क्लास करना है उनके लिए ऐप है, और मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9644562030 और 9827497052 पर,
ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर, मुझे कॉल कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आप एक बेहतर स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। केमिस्ट्री आपके लिए कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस इसको पढ़ने आना चाहिए, समझने आना चाहिए और उसको सिखाने का काम मेरा होगा और बहुत आसानी से सिखाऊंगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।